नमस्ते से दावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ ने अपने तपस अनमैन्ड एरियल व्हीकल का प्रदर्शन हाल ही में 27 जून को ट्राई सर्विसेज टीम के साथ किया और इस दौरान तापस ने अपनी 200वीं जो फ्लाइट है उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। अब डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि इसका जो जटिल यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल है वो जल्द ही होगा, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस को तपस की क्षमताओं को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इस्तेमाल करने की अनुमति देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए बनने वाले ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम यानी कि टेडबीएफ में अब और देरी हो सकती है। दरअसल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अब एएमसीएफ 5th जनरेशन प्रोग्राम को प्राथमिकता दे रही है और सीसीएस अब इसकी क्लियरेंस सितंबर तक दे देगी, जो कि नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम पर एक प्रभाव डालेगा और 2024 में ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी टेडबीएफ के लिए क्लियरेंस दे सकती है और इस तरीके की देरी अब टेडबीएफ के रोल आउट योजना में भी प्रभाव डालेगी। अब इसकी पहली फ्लाइट 2026 की बजाय उसके 12 से 18 महीनों के बाद होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हनवा ओशन, जिसे कि डेबू शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग के नाम से पहले जाना जाता था, और यह हनवा ओशन भारत के P75I पनडुब्बी परियोजना में भी भाग ले रही है। अब दोस्तों हनवा ओशन ने भारत को अपनी एडवांस एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि ESS टेक्नोलॉजी के साथ पनडुब्बी की पेशकश की है। दरअसल इस ESS को सबमरीन के बैटरी पैक में इंटीग्रेट किया जाता है और हनवा की स्टेट ऑफ द आर्ट ESS टेक्नोलॉजी पनडुब्बी की परफॉर्मेंस और उसकी ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ा देती है। और साथ ही हनवा ओशन का मानना है कि अगर वो भारत के साथ पनडुब्बी प्रोग्राम में जुड़ते हैं तो भविष्य में वो भारतीय सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप ही काम करेंगे। दरअसल आप सब जानते हैं कि भारत सरकार का ये जो प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाना है, जो कि भारत को आत्मनिर्भरता हासिल करने में और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण में बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसीलिए ये जो साझेदारी है वो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से होगी और हनवा ओशन का मानना है कि वो अपने इस मॉडल की क्षमता को जानता है और इसीलिए वो भारत के साथ इस प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि KSS-3 सबमरीन हनवा ओशन ने प्रोजेक्ट 75I में ऑफर कर रखी है और अब उसमें ESS टेक्नोलॉजी को भी वो लगा कर दे रहा है और ये एकमात्र कंटेंडर भी अभी तक बनी हुई थी प्रोजेक्ट 75I में, लेकिन अब इसमें जर्मनी की एंट्री हो चुकी है। इसीलिए अब दक्षिण कोरिया की ये कंपनी भारत को अलग अलग तरीके के ऑफर दे रही है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है, हनवा ओशन का ये ऑफर बहुत ही जबरदस्त है। भारत को इस पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये भारतीय नौसेना की सभी जरूरतों को पूरा करता भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भले ही हम अपना हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं, ताकि समय रहते इन कमियों को दूर किया जा सके। और ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के मामले में आपने देखा ही होगा कि लगातार एक के बाद एक इसकी कई दुर्घटनाएं हुई, लेकिन अब इस हेलीकॉप्टर में जो कमियां आई हैं उन्हें दूर करने के लिए इस हेलीकॉप्टर के डिजाइन और मेटलर्जी यानी कि धातु विज्ञान में जो खामियां पाई गई हैं उन्हें दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इन दुर्घटनाओं की वजह से ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और रिलायबिलिटी पर सवाल खड़े हो गए, जिसके लिए बकायदा जड़ से इसके क्या कारण रहे उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसका परिणाम ये निकला कि इसका डिजाइन में कुछ खामियां हैं और साथ ही साथ इसमें मेटलर्जी इशू भी है जिन्हें की आइडेंटिफाई किया गया है, जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हुए। अब भारतीय अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अब इसके लिए प्रायोरिटी सेट कर दी है कि किसी भी हाल में इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके और इसीलिए इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सुधार प्रक्रिया में सुरक्षा और गुणवत्ता को प्राथमिकता देना जरूरी है, ताकि इस हेलीकॉप्टर का प्रदर्शन भी अच्छा हो सके और विश्वसनीयता में विश्वास भी बहाल हो सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल के विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण पर विचार करने पर सहमत हुए हैं, जिसमें कि इस मिसाइल को फिर से अलग तरीके से तैयार किया जाएगा। हालांकि इस वजह से इस प्रोग्राम में और देरी हो सकती है। दरअसल मौजूदा एयरफ्रेम पर इंफ्रारेड होमिंग सीकर को शामिल करने की बजाय नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को शुरू से यानी कि स्क्रैच लेवल से बनाने का निर्णय लिया गया था और कहा गया था कि इसमें शुरुआती दौर में अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल एयरफ्रेम का उपयोग किया जा सके, ताकि इसका एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी समाधान खोजा जा सके। दरअसल भारतीय वायुसेना अब अपने बेड़ों में यानी कि अपने फाइटर जेट के बेड़ों में हथियारों की खरीद और रखरखाव में जो महत्वपूर्ण खर्चे आते हैं उन्हें कम करना चाहती है। इसीलिए इस छोटी दूरी की और एक घातक मिसाइल को शामिल करना चाहते हैं। लेकिन ये जो हमारी नई नेक्स्ट जनरेशन क्लोज कॉम्बैट मिसाइल होगी, ये कम दूरी की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन करेगी और इसकी रेंज 50 किलोमीटर की होगी।
साथ ही साथ दोस्तों इसमें लॉन्च के बाद लॉक ऑन क्षमताएं भी होंगी और इसीलिए इस मिसाइल का इस्तेमाल न केवल फाइटर जेट्स में किया जाएगा, बाकायदा इनका इस्तेमाल मानव रहित लॉयल विंगमैन एयरक्राफ्ट में भी उनके इंटरनल वेपन वे में इस्तेमाल इनका किया जाएगा और साथ ही AMCA फाइटर जेट में भी इसे तैनात किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों धोखेबाज चीन, इसकी कोई परिभाषा अब समझ में नहीं आती। हिंदी चीनी भाई भाई आप सब जानते हैं कि नारा इसी ने दिया था, लेकिन भारत के साथ वो लगातार गद्दारी कर रहा है और अब चीन की एक और करतूत सामने आई है। चीन की सेना ने ऊंचाई वाले इलाकों में सहायता के लिए तिब्बती सैनिकों को भर्ती किया है। पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीपल लिबरेशन आर्मी लगातार गश्त कर रही है। 2020 की आक्रामकता के तुरंत बाद चीन ने अपनी तैनात की योजनाओं के हिस्से के रूप में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टिके रहने में इन तिब्बती सैनिकों की भर्ती शुरू की। अब ये कहा जा रहा है कि तिब्बती सैनिक अब चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की गश्त में शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अधिकतम जो भूमिका होगी वो चीनी सैनिकों की रहेगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले इलाकों में खुद को बनाए रखने में काफी दिक्कतें हो रही हैं और इस बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय सेना कैलाश पर्वतमाला में ऊंची चोटियों पर कब्जे के दौरान कई तिब्बती सैनिकों सहित भारतीय विशेष सीमा बल के सैनिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। दरअसल चीन के कमांडर अब हर तिब्बती परिवार में से कम एक को सैनिक के रूप में भर्ती कर रहा है और उन्हें वफादार बनाने में लगा है। साथ ही साथ उनके परिवारों पर नजर भी रख रहा है। हालांकि चीन के इस फैसले से तिब्बती परिवारों में नाखुशी भी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO के चीफ ने हाल ही में साफरान इंजन के साथ मुलाकात की और यह मुलाकात M88 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में की गई और इस दौरान दोनों के बीच नए इंजन को सह विकास यानी कि को डेवलपमेंट को लेकर भी बात की गई, जो कि भारत के AMCA फाइटर जेट को पावर देंगे। दरअसल सैफरान ने भारत को कंप्लीटली क्लीन शीट हाई थ्रस्ट इंजन के डिजाइन और डेवलपमेंट का ऑफर किया है, जिसमें कि काम का विभाजन और फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। इसके अलावा फ्रांस इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ भी गठजोड़ करने वाला है, ताकि एक नया हाई थ्रस्ट इंजन को तैयार किया जा सके, जिसे कि बाद में 130 किलोन्यूटन तक स्केल अप किया जा सकेगा, जो कि भारत के भविष्य में मैन्ड और अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा और 6th जनरेशन के फाइटर जेट में भी इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर ने कहा कि F414 इंजन की डील फाइनलाइज हो चुकी है भारत और अमेरिका के बीच और उन्होंने कहा कि अब तेजस मार्क 2 जो फाइटर जेट है उसकी पहली फ्लाइट 2025 में हो पाएगी और कम से कम 200 तेजस मार्क 2 वेरिएंट भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर यानी कि लोकली इंजन, रडार्स और हथियारों को भी तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 वेरिएंट में स्वदेशीकरण का स्तर अब 90% तक पहुंच जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमासिंघे ने अब साफ तौर पर कह दिया है कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साफ तौर पर श्रीलंका का निशाना चाइना की तरफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि द्वीप राष्ट्र तटस्थ रहेगा और चीन के साथ उसका कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। विक्रमासिंघे ने कहा कि हम एक तटस्थ देश है, लेकिन हम इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि हम श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। वहीं चीन की उपस्थिति के बारे में उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चीनी देश में लगभग 1500 वर्षों से हैं, लेकिन अब तक उनका कोई सैन्य अड्डा नहीं है। विक्रमासिंघे ने इस बात पर जोर दिया कि श्रीलंका का चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि आगे भी कोई सैन्य समझौता हम नहीं करेंगे। यही नहीं दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बताया कि चीन के द्वारा हबनटोटा के दक्षिण बंदरगाह के सैन्य उपयोग का कोई मुद्दा है ही नहीं। हालांकि 2017 में दोस्तों हबनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर चाइना ने ले लिया था। विक्रमासिंघे ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि भले ही हबनटोटा बंदरगाह चीन के व्यापारियों को दे दिया गया है, लेकिन इसकी सुरक्षा का नियंत्रण श्रीलंका की सरकार के पास है। उन्होंने कहा कि दक्षिणी नौसेना कमान को हबनटोटा में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और हमने हबनटोटा के आसपास के इलाकों में एक ब्रिगेड तैनात कर रखी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कोरियाई सुपरसोनिक लड़ाकू KF-21 बोर्मे का यूनिट 6 का जो अंतिम प्रोटोटाइप है उसका पहला परीक्षण उड़ान सफल रहा। खास बात यह थी कि ये यूनिट 6 2 सीटों वाला वेरिएंट है और इस प्रोटोटाइप ने करीबन 33 मिनट तक उड़ान भरी। यूनिट 6 जैसे कि मैंने बताया कि 2 पायलटों वाला विमान है। दरअसल KF-21 प्रोटोटाइप को सिंगल पायलट जिसमें कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 है उसके आधार पर तैयार किया जा रहा है
यानी कि ये सिंगल सीट विमान होंगे, लेकिन यूनिट 4 और यूनिट 6 ये ट्विन सीटर विमान होंगे। KF-21 को दोस्तों पिछले महीने ही प्रोविजनल सुटेबिलिटी फॉर कॉम्बैट यूज का भी प्रमाणन मिल चुका है और कहा जा रहा है कि करीबन 120 एयरक्राफ्ट, जिसमें कि पहले 40 का तेजी से विकास किया जाएगा, वो 2026 से 2028 तक हो जाएगा और बाकी के जो 80 एयरक्राफ्ट हैं वो 2032 से शामिल होंगे और ये पुराने F4 और F5 की जगह लेंगे। KF-21 की मैक्सिमम स्पीड मैक 1.81 है और इसका क्रूजिंग डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर का। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है, साथ ही इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर एक बात और है दोस्तों, किस तरीके से दक्षिण कोरिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत के प्रोग्राम लगातार डिले हो रहे हैं, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। दोस्तों चंद्रयान 3 की लॉन्च की डेट अब कंफर्म हो गई है। अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि रॉकेट 13 जुलाई को स्थानीय समय अनुसार 2:30 पर लॉन्च किया जाएगा और चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करना है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी के मुताबिक अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह भारत की एक और बड़ी कामयाबी होगी। इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अब अपने अंतिम चरणों में है। लॉन्चिंग की तैयारियों में लगी टीम भारत की सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पर मध्य जुलाई तक लॉन्चिंग के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।